हाय फ्रेंड्स, मैं कमलेश पारिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद कमलेश पारिया एंड मदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज संडे के दिन मदर्स एजुकेशन हब में ऑफलाइन जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट की है। उस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की आंसर है, उसकी जो सोल्यूशन है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। आई थिंक कि आप लोगों ने क्वेश्चंस सही किए होंगे, आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या क्वेश्चंस थे, क्या कुछ इसके आंसर्स होंगे, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका जो डायरेक्शन आपके 76 से 80 तक के क्वेश्चंस है, आपका कौन सा है? क्लॉज टेस्ट है। क्लॉज टेस्ट थोड़ा सा हम लास्ट में करते हैं। आपके 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्लॉज टेस्ट वाले हैं, इनको सबसे एंड में करते हैं। देखो हम देखो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को। देखो क्वेश्चन नंबर 81, देखो क्या पूछ रहा है। सेंटेंस है आपका कौन सा है? सिनोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है कि सिनोनिम्स क्या है। आपका वर्ड है कॉन्वल्स। कौन सा वर्ड है? कॉन्वल्स। देखो कॉन्वल्स, आप देखो पहली बात तो इस वर्ड जो है उसका आपको याद करने के लिए हमने क्लासरूम में भी हम पढ़ रहे हैं। देखो जो क्लासरूम में पढ़ रहे हैं कि वर्ड को आप प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, ये बात अलग है आपकी, लेकिन जैसा आपको वर्ड दिखता है उसी तरीके से उस वर्ड को आपको समझना है। बहुत इजी वे हो जाता है। देखो इसका, देखो वर्ड को आपको कैसे तैयार करा था हमने? कौन वाले से पढ़ा था, कौन वाले से। वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, कौन वाले से, कॉन्वलस कहते हैं इसको। तो कॉन्वलस का मतलब होता है क्या? कि बीमारी के बाद में जब आप स्वस्थ हो जाते हो उसे कहते हैं कॉन्वल्स, ठीक है ना। कॉन्वल्स से बीमारी के बाद में स्वस्थ हो जाना, आप रेजुनेट हो जाते हो, बिल्कुल आप रिफॉर्म हो जाते हो, ठीक है, रिकवर हो जाते हो किसी बीमारी से, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉन्वल्स से। अब आपको पूछा गया क्या है? सिनोनिम्स आपका पूछा गया है कि इसका पर्यायवाची क्या है। देखिए क्या वर्ड है आपका? ब्रेक। ब्रेक तो बीमारी के बाद स्वस्थ होने के अर्थ में नहीं, इसका एंटोनिम माना जा सकता है। डैमेज, डेस्ट्रॉय, ये तो खत्म होने के अर्थ में आप कहते हो, उस अर्थ में आएंगे तो ये तो इसके सिनोनिम्स बन नहीं सकते। इसका सिनोनिम कौन सा बनेगा? आपका वर्ड रिकवर। रिकवर का मतलब हो गया कि आप कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो बीमार पड़ने के बाद आपने उसको रिकवर किया है, तो वर्ड कौन सा है आपका? कॉन्वलस। तो कॉन्वलस का मतलब होता है बीमारी के बाद में क्या हो जाना? स्वस्थ हो जाना, रिकवर हो जाना, रेजुमनेट हो जाना, ठीक है ना, उसे कहते हैं कॉन्वलस, ठीक है। हमने देखो नेक्स्ट वर्ड को पढ़ते हैं। देखो क्या वर्ड है अगला, सेकंड जो वर्ड है आपका 82, क्वेश्चन नंबर 82। हाँ, क्या वर्ड? फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब जो वर्ड आपका दे रखा है इसका भी सिनोनिम पूछा है कि क्या पर्यायवाची वर्ड आपका हो सकता है, समानार्थक शब्द आपका क्या हो सकता है। वर्ड दे रखा है कौन सा? फ्लैग्रेंट। वर्ड क्या है? फ्लैग्रेंट। अब आपको पता है फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट को हमने पढ़ा था कि यदि कोई देश अपना फ्लैग ही रेंट पर देता है, ऑब्वियसली वो निंदात्मक काम होता है। निंदा जिसमें होती है, जिसमें घृणा होती है, आप अपमान की बात करते हो, सबसे ज्यादा बेकार जो काम होता है उसे कहा जाता है, ठीक है ना। वंडरफुल आपका पॉजिटिव वर्ड है। मैग्निफिसेंट महत्वपूर्ण आपका हो गया, सीक्रेट वर्ड है नहीं। तो कौन सा वर्ड बनेगा इसका सिनोनिम्स? आपका हीनस। कौन सा वर्ड बनेगा सिनोनिम्स? हीनस। हीनस का मतलब है कि कोई घृणित कोई काम होता है जहां पर बिल्कुल क्या होता है, घिनौना कोई काम आपने किया है, उसे हम फ्लैग्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैग्रेंट। जोड़ने के लिए आपने ऐसा जोड़ा था कि यदि कोई कंट्री अपना फ्लैग ही रेंट पर देता है तो उससे ज़्यादा निंदनीय बैड थिंग्स कुछ भी नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा बुरा काम कुछ भी नहीं हो सकता। तो अच्छा वर्ड है फ्लैग्रेंट, ठीक है ना। तो सिनोनिम्स के रूप में आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम के अंदर जैसा आपको पैटर्न पूछा जाता है वैसा ही हम जो मदर्स के प्लेटफॉर्म पर अभी जो हम ऑफलाइन क्लासेस आपके जो टेस्ट सीरीज हैं उसमें भी आपके हैं, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं आप लोग भी टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका शेड्यूल है वो आपको बता दिया जाएगा आगे आने वाले समय में, ठीक है ना। ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, ठीक है ना। देखिएगा, समझिए अगला क्या है, देखो समझे। वर्ड है आपका फाइंड एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपका एंटोनियम बनाना है आपको इसका, ठीक है। एंटोनियम जो विलोम शब्द है आपका अपोजिट है वो इस वर्ड का, देखिए क्या होगा। स्किनचिलेट वर्ड है। देखो स्किनचिलेट, इसको सिंटिलेट कहते हैं, वैसे स्किनचिलेट नहीं, सिंटिलेट। सिंटिलेट या सिंचिलेटिंग इस वर्ड को कहते हैं। सिंटिलेट का मतलब होता है क्या? प्रकाशमान कोई चीज होती है या बहुत ज्यादा वेरी क्लेवर कोई है, मान लो चमकीली कोई चीज है, भड़कीली कोई चीज है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। टिमटिमाना कहलाता है इसकी लिटिंग, मतलब टिमटिमाने की बात करते हो, जैसे तारे टिमटिमाते हैं वगैरह, प्रकाश वगैरह पुंज वगैरह होते हैं, उनके लिए आपका वर्ड इस्तेमाल होता है स्किनचिलेट। तो अपोजिट क्या हो सकता है? देखो ट्विंकल, फ्लैश, ग्लिटर, ये तो इसके सिनोनिम्स हो गए।
ट्विंकल कहो चाहे फ्लैश कहो चाहे ग्लिटर कहो, ये तो तीनों ही सिनोनिम्स हो गए आपके। तो एंटोनिम कौन सा बनेगा? डल बन जाएगा। डल का मतलब हो गया कि बिल्कुल ही क्या है, मंद है, वो बिल्कुल ही कैसा है, फीका है, ठीक है, जो प्रकाशमान नहीं हो, बिल्कुल भी कैसा है, ऑब्सक्योर है। तो कौन सा बनेगा इसमें आपका वर्ड? डल। डल इसका एंटोनिम बन जाएगा, वर्ड है आपका सेंटिलेट का, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड क्या है आपका? डाउनकास्ट। क्या वर्ड है? डाउनकास्ट। तो डाउनकास्ट का मतलब होता है कौन सा? दुखी, जो सैड होता है, डिप्रेस्ड होता है। डाउनकास्ट को हमने ऐसे समझा था कि वो अपनी डाउनकास्ट की वजह से, अब वर्ड जो है इस तरीके से कि वो अपनी डाउनकास्ट है, उसकी वजह से वो बड़ा दुखी रहता है, इस अर्थ में हमने पढ़ा। तो कौन सा है? तो डाउनकास्ट। तो इसका मतलब होता है दुखी रहना, सैड रहना, डिप्रेस्ड रहना, या पलकें झपकाए हुए रहना एनी टाइम, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? देखो अनहैप्पी। अनहैप्पी तो सिनोनिम्स के रूप में बन जाएगा। चीयरफुल ऑब्वियसली आपका हंसमुख कह सकते हो, तो ये आपका पॉजिटिव वे में वर्ड बन रहा है। डिप्रेस्ड और डिस्करेज्ड, ये तो तीनों ही सिनोनिम्स है इसके। अनहैप्पी कह दो, डिप्रेस्ड कह दो, डिस्करेज्ड कह दो। तो इसका एंटोनिम कौन सा बनेगा? चीयरफुल। तो चीयरफुल का मतलब हो जाएगा क्या आपका? प्रसन्न, जो प्रसन्न रहता है, एनी टाइम हैप्पी रहता है, उसे हम कहते हैं चीयरफुल, आनंदित वगैरह रहेगा। तो यहां पर जो बनने वाला वर्ड है चीयरफुल, ये इसका क्या बनेगा? एंटोनिम, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, आपके प्री के एग्जाम में 2 आपके सिनोनिम्स के क्वेश्चन और 2 आपके एंटोनिम आपके बनते हैं, ठीक है ना। तो सिनोनिम और एंटोनिम। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड आपका क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए वर्ड है आपका यहाँ पर क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आपका बना हुआ है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही आपके प्री में। चांस ये बनते हैं कि प्री के अंदर आने वाला जो क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक वाला, वो किससे बनेगा? वोकैब से, ठीक है ना। वोकैबलरी जो है आपका वर्ड पावर है, उसी से बनेगा आपका प्री का। 90% चांसेस इसी के हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स यदि हम देखते हैं 2018, 19 और 20 वाले, तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस बने हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले, वो भी दोनों क्वेश्चंस आपके वोकैब से ही पूछे हैं। देखिए क्या है सेंटेंस के अंदर। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ डाइट। आपके लिए किसी व्यक्ति को अपनी हेल्थ को यदि सही मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? वन शुड ईट। कैसी डाइट खानी चाहिए? आपको रिच डाइट खानी चाहिए। रिच तो जिसमें फैट वगैरह ज़्यादा हो, जनरली उसे हम रिच कहते हैं। स्पाइसी, क्रिस्पी। क्रिस्पी तो कुरकुरी बात करते हैं, स्पाइसी का मतलब नहीं, वो तो हेल्थ को बिगाड़ने के लिए होती हैं। तो कौन सी होगी? एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड डाइट। ये इन वर्ड्स का जो चुनाव है वो आपको खुद को करना है, सिलेक्शंस, ठीक है ना। आप देखिए इन वर्ड्स को, आप जैसे जैसे इन वर्ड्स को पढ़ोगे, जितने ज़्यादा आप फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस करते हो, ये आपके लिए क्लॉज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए बहुत मदद करते हैं। तो क्लॉज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स दोनों आपस में बहुत ही रिलेटेड है। आप न्यूज़पेपर की स्टडी जितनी हो सके उतनी करिए। स्टडी कह रहा हूँ मैं, रीड नहीं करना है केवल। रीड तो केवल पढ़ना होता है। तो न्यूज़पेपर को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको स्टडी करना है, उसको देखना है। एडिटोरियल एक पेज को अच्छी तरीके से यदि आप पढ़ते हो तो ये चीज़ें बहुत कवर होती है। बहुत ईजी चीज़ है, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। देखो थोड़ा मुश्किल है, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल मान सकते हो हिंदी मीडियम के लिए, लेकिन डे बाय डे इनको यदि आप करते हो, क्वेश्चंस को इनको करते हो, तो बहुत इजी हो जाता है। एक समय के बाद में ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं आपके। अगला देखो क्या है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है। देखो मिस्टर मोदी इज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है। मोदी क्या है? कॉन्फिडेंट है किस किस चीज के लिए? दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगन टू अगेन सून। आप कह रहे हो कि मोदी जी ये कॉन्फिडेंट में है इस चीज़ में कि जो रहने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे क्या होने लगा है, वापस से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लिविंग टू लिफ्ट कहोगे, राइज कहोगे, फ्लोरिश कहोगे, या रिवाइव कहोगे? ऑब्वियसली इसमें एक ही ऑप्शन आएगा, कौन सा? राइज। तो आप कह रहे हो कि मिस्टर मोदी इज कॉन्फिडेंट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगन टू राइज अगेन सून। जो चीज़ उठ करके आगे आती है, जो चीज़ आगे बढ़ेगी, उसे कहते हैं टॉरिस। व्यापार वगैरह में बढ़ाई करना, आगे बढ़ना, फलना फूलना कोई चीज़ होती है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। रिवाइव, रिवाइव नया, कोई चीज़ में नयापन आना, उसके लिए बोला जाता है। लेकिन लिफ्ट, कोई आप चीज़ें उठाया नहीं है, आगे आगे मतलब बढ़ाया नहीं है, अपने आप उठ करके आगे आती है, अपने आप चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो आप क्या कहोगे इसमें? राइज। क्या कहोगे? राइज। तो फिर इन द ब्लैंक्स आपके वोकैब से ही पूछे जाते हैं 2 वर्ड, ठीक है। स्टार्टिंग है आपके टेस्ट सीरीज की, तो थोड़ा सिंपल और सरल पेपर बनाया है, मॉडरेट पेपर है, ज़्यादा इतना मुश्किल भी नहीं है ना ज़्यादा इजी है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड।
इसमें थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना होता है। देखो एग्जाम में आता है, हो सकता है आपको दोनों ही दो क्वेश्चन आएंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स के। हो सकता है या तो दोनों ही क्वेश्चन आपके किसके दे देगा, रॉन्गली चूज करवा देगा, रॉन्ग वर्ड को चूज करवाएगा, या दोनों में या क्या करेगा, सही उसमें से कौन सा है वो आपको चूज करेगा। तो हेडिंग को अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर इन क्वेश्चन को करना है। देखो वर्ड कौन सा है, बंगलो। बंगलो की स्पेलिंग देखो इसमें गलत नजर आ रही है। ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट कैसे तैयार करना है, वर्ड को आपको तोड़ना है, वर्ड को तोड़ के याद करना है। देखो बंगलो में क्या ए नहीं होता है, बंगलो में यू होता है, आपको पता होना चाहिए। बंगलो में क्या होता है, BUNGAL होता है। बंगाल याद करना है, बंगाल में यू आपको ध्यान रखना है और फिर OW लगा दो लास्ट में, बंगाल में OW लगाना है, बंगलो हो गया आपका वर्ड। ठीक है, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग में देखो क्या होता है, LIE होता है, फिर यू होता है, फिर आपका टेन होता है और फिर एंट होता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट, लाई यू टेन एंट, बहुत इजी वर्ड है, लाई यू टेन एंट लेफ्टिनेंट। ठीक है ना, तो वर्ड आपका ये तो सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाई है, यू है, टेन है और एंट है, तो बंगलो आपका जो वर्ड है ये इसमें सही होगा, क्योंकि ये गलत है। इसमें मैं रॉन्गली पूछा है तो मतलब जो वर्ड है गलत कौन सा है, बंगलो की स्पेलिंग आपकी गलत थी, बंगाल OW लगाना है, बंगलो। रिकपरेट, रिकपरेट की स्पेलिंग में क्या होता है, RE होता है, फिर आप CUP कप कहते हो, फिर आप E लगाते हो और आप रेट लगाते हो, रिकप अ रेट। ठीक है, रिकप अ रेट ऐसे याद कर लो, रिकप अ रेट। ठीक है ना, रिकप रेट। इस तरीके से निमोनिया की जो स्पेलिंग है, देखो निमोनिया जो बीमारी है, P आपने कह दिया, न्यू में NEU लिखना है, फिर आपको मोनिया लिखना है, P न्यूमोनिया। क्या याद करना है, P न्यूमोनिया। तो अब इसमें आने वाला जो वर्ड है आपका कौन सा, लेफ्टिनेंट आपकी स्पेलिंग सही है, रिकपरेट ये भी स्पेलिंग आपकी सही है, पी न्यूमोनिया ये भी सही है, तो गलत क्या था, बंगलो वर्ड है, ये आपका गलत हो गया। ठीक है ना, तो कौन सा वर्ड होगा, फर्स्ट वन बंगलो, इसकी स्पेलिंग आपकी गलत थी, इसको आपको सही करना था। क्लियर है। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट आपको पूछा है, ये नो एरर से है आपका। एरर के आपको पता है, एरर के दो क्वेश्चन आपको बनेंगे, कौन से, स्पॉटिंग एरर के दो क्वेश्चन या ग्रामेटिकल एरर जिसे कहते हैं, इसके दो क्वेश्चन आते हैं, दो फिल इन द ब्लैंक्स वाले और दो आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले। ग्रामर से टोटल 6 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, उन 6 क्वेश्चंस में से भी दो आपके वोकैब के ही हैं। देखो, चाइना हैज मोर देन 4 टाइम द पॉपुलेशन ऑफ द US and is close to overtaking it in GDP as well as tech prowess। देखो क्या कहना चाह रहा है, इस सेंटेंस में क्या गलती नजर आ रही है। देखो, चाइना हैज मोर देन 4 टाइम, देखो यहां पर क्या कर दिया, मोर देन लिखा हुआ, मोर देन के बाद 1 है तब तो आपको नाउन सिंगुलर लिखनी है, लेकिन मोर देन के बाद अगर अपने 2 3 4 5 6 लिखोगे तो नाउन आपकी प्लूरल आ जाती है। देखो मोर देन का रूल क्या होता है कि यदि आपने मोर देन के साथ में यदि आपने 1 लिखा है तब तो इसके साथ क्या है, नाउन आपकी सिंगुलर आती है। मोर देन 1 के साथ आने वाली नाउन जो होती है वो सिंगुलर होती है, बोई कहोगे, वर्ब आपकी इज लगाओगे। ठीक है ना, लेकिन यदि आपने मोर देन के साथ में आपने संख्या जो न्यूमेरिकल है वो यदि आपने ज्यादा लिख दी, जैसे 2 3 4 5 6 लिखोगे, तो बोई नहीं, आपको मोर देन 2 बोईज करना पड़ेगा। क्या करोगे, मोर देन 2 बॉयज, और वर्ब भी आप क्या करोगे, आर। तो मोर देन 2 बॉयज, आपको नाउन कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो मोर देन 1 के साथ नाउन और वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, लेकिन मोर देन 2 3 4 5 6 यदि आप कहते हो तो नाउन और वर्ब आपकी दोनों ही कैसी होती है, प्लूरल होती है। क्लियर है। चलिए, तो मोर देन 1 के साथ नाउन और वर्ब सिंगुलर, और मोर देन 2 3 4 5 6 कहोगे तो नाउन और वर्ब दोनों ही आपकी प्लूरल आती हैं। ठीक है, चलिए। और लेकिन यदि मान लो आपने मोर के साथ नाउन लिखते हो तो वो मोर के साथ सिंगुलर नाउन नहीं, प्लूरल नाउन आती है। जैसे मान लो आपने मोर कह दिया, अब इसके साथ नाउन लिखोगे तो बोई नहीं, बोईज कहना पड़ेगा, और मोर बोईज देन 1। यदि आप मोर बोईज देन 1 लिखते हो तब आपको वर्ब प्लूरल करनी होती है। तो यहाँ सेंटेंस में गलती आपकी कहाँ जा रही है, फर्स्ट पार्ट में गलती है आपकी। क्या गलती है कि चाइना हैज मोर देन 4 टाइम नहीं कहोगे, चाइना हैज मोर देन 4 टाइम्स कहना पड़ेगा, मोर देन 4 टाइम्स कहना पड़ेगा। द पॉपुलेशन ऑफ द US एंड इज क्लोज टू, या इज क्लोज टू एक प्रेपोजिशन है जो अपने बाद में जिरन लेता है।
ठीक है ना। आप कुछ स्टूडेंट जनरली आप लोग जानते हो कि टू के साथ आने वाली वर्ब जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनेटिव कहलाती है। आईएनजी वाली फॉर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है जब पॉजिटिव का इस्तेमाल हो जाता है, या मान लो बी वर्ब के साथ आपने कौन सी पास्ट पार्टिसिपल के साथ टू लिखा है, तब आप आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करते हो। लेकिन यहाँ पर क्लोज टू एक प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन आपको पता है अपने बाद में आने वाली वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म लेता है। तो टू अकेला नहीं है, ये किसी वर्ड के साथ जुड़ करके बना हुआ है। तो आपको पता है कि किसी फ्रेजल वर्ब में टू आता है या किसी फ्रेज में टू आता है, तो वो अपने बाद में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जिरंड के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो ये यहाँ पर सही है। किसी को आपको ये लग रहा हो कि यहाँ पे कहीं गलती है, तो ये गलत नहीं है, आपका मोर देन 4 टाइम्स करना पड़ेगा। क्लियर है। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने आपने ये आंसर किया होगा सी आंसर, सी नहीं, आपका फर्स्ट वन बनेगा। यहाँ ये ध्यान रखना कि टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म एक जिरंड का काम कर रही है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, देखो नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए क्लोज आपकी वर्ब नहीं है, क्योंकि इसके साथ आने वाली क्लोज वर्ब होती है, ये वर्ब नहीं है। वर्ब यदि करोगे तो क्लोज्ड कहोगे या क्लोजिंग कहोगे या टू क्लोज कहोगे, तब बनेगी। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका एरर का क्वेश्चन क्या है, देखो, ऋषभ पंत प्लेज अग्रेसिवली शॉट्स बट ही इज नॉट एबल टू सक्सीड एट नंबर 4 सेड वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण ने बात बोली है, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में जरूर लिखा है, आपका सॉरी डायरेक्ट में लिखा हुआ है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है, लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट नहीं बनाने के लिए बोला है। यहाँ तो एरर पूछिए किस जो स्टेटमेंट आपने दिया है वीवीएस लक्ष्मण ने, इस स्टेटमेंट में क्या गलती है। देखो, ऋषभ पंत प्लेज अग्रेसिवली, यदि मान लो आगे ये शॉर्ट्स वर्ड यदि आप नहीं देते और केवल यहीं तक सेंटेंस होता तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप सेंटेंस बना देते ऋषभ पंत प्लेज अग्रेसिवली। तो प्ले कैसा कर रहा है, अग्रेसिवली। अब यदि ये एडवर्ब है अग्रेसिवली, ये वर्ब प्ले को मॉडिफाई करती तब तो ये सही हो जाती, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने इसके बाद वापस क्या लिख दी, प्ले शॉर्ट्स लिख दिया। तो अब वर्ब का जब ऑब्जेक्ट उसमें मौजूद है तो बीच में एडवर्ब कभी नहीं आती। कभी भी ऑब्जेक्ट और उस वर्ब और उसके जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके बीच में एडवर्ब नहीं होगी, या तो वर्ब के पहले होती है या आपके ऑब्जेक्ट के बाद होती है। तो यहां पर आपने जो अग्रेसिवली वर्ड लिखा है ना, ये अग्रेसिवली वर्ड जो है ये प्ले को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। यहाँ जो ये अग्रेसिवली किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये आपके शॉर्ट्स को मॉडिफाई करेगा। और शॉर्ट्स क्या है, यहाँ पर एक नाउन है। शॉर्ट्स क्या है, नाउन। तो नाउन को यदि शॉर्ट्स ये मॉडिफाई करेगा तो अग्रेसिवली शॉर्ट्स तो कह नहीं सकते, तो आपको इस एडवर्ब की जगह आपको एडजेक्टिव लगाना है। यदि आप इसको प्ले के साथ समझते हो अग्रेसिवली आप साउंड करेगा, लेकिन आपको शॉर्ट्स के साथ लिखना है तो अग्रेसिव शॉर्ट्स एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, ना कि एडवर्ब। तो आपको कहना पड़ेगा यहाँ पर अग्रेसिवली शॉर्ट्स नहीं, बल्कि आपको कहना पड़ेगा अग्रेसिव शॉर्ट्स। इसमें गलती है आपकी किस पार्ट में, ए पार्ट में गलती है। तो आपको अग्रेसिवली नहीं, आपको कहना पड़ेगा क्या, अग्रेसिव शॉर्ट्स। हालांकि इसकी आंसर की आपको नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा, नेक्स्ट संडे जो आपका पेपर होगा, उसमें आपको इसकी जो आंसर की है वो आपको मिलेगी। ठीक है ना। हालांकि अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको आंसर की जरूरत प्रिंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो वर्ड क्या है। तो दो आपके एरर के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए क्या है अगला, आपका ईडियम्स की बात कर रहा है। यहाँ पर ईडियम क्या आ रही है, देखो, वॉक अ टाइट रॉप। वॉक अ टाइट रॉप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक रॉप, आपने क्या रस्सी है वो आपने बांध ली, और रस्सी बांध करके उस रस्सी के ऊपर आप चलते हो। आपको पता है रस्सी पर चलने वाले को एक्रोबैट कहा जाता है, एक्रोबैट भी कहते हैं और फनम्बुलिस्ट के नाम से भी जानते हो, एक्रोबैट और फनम्बुलिस्ट। ठीक है ना। वो क्या करते हैं, रस्सियों पर चलते हैं। लेकिन आप रस्सी पर आपने ईडियम बनाओगे तो आपने बना दिया क्या, वॉक अ टाइट रॉप। मतलब टाइट रॉप है और उसके ऊपर आप वॉक कर रहे हो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको केयर रखने की ज़रूरत है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन, इसका जो मीनिंग रहेगा, टू बी इन अ ट्रबल। तो टू बी इन अ ट्रबल नहीं होगा, परेशानी में पड़ना नहीं। टू बी इन अ ट्रबल इन हॉट वाटर के रूप में इस्तेमाल होता है। इन हॉट वाटर, यू वुड बी इन हॉट वाटर, इसका मतलब है किसी मुसीबत में फंस जाना। ठीक है ना। और मुसीबत से बाहर निकलना क्या होता है, आउट ऑफ द वुड्स कहलाता है, किसी मुसीबत से बाहर आते आउट ऑफ द वुड्स। ठीक है ना। टू बी कॉशस इन अ क्रिटिकल सिचुएशन, आप अगर कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन होती है उसको आप डील कर देते हो, या वहां आप बिल्कुल कॉशस हो जाते हो, बिल्कुल आप क्या सचेत हो जाते हो, तो उसे हम कहेंगे, ऑब्वियसली आप इसका मीनिंग यही निकलेगा। लेकिन आगे और भी ऑप्शंस है, दो ऑप्शन चारों पढ़ने जरूरी है।
बोल्ड इनफ नहीं होगा और नॉट ऑफ द अबव नहीं होगा, इसमें आंसर ऑलरेडी दे रखा है कि बी कॉशियस इन अ क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है ना। या आप कह सकते हो कोई भी मुसीबत घड़ी आती है उसको आप डील कैसे कर रहे हो, तो डील करना, मुसीबत सिचुएशन को डील करना, वॉक ऑन द टाइट रॉप का मतलब होता है, ठीक है ना। ईडीएम है आपकी, ठीक है। देखो नेक्स्ट ईडीएम देखते हैं, बहुत अच्छी ईडीएम है ये, अ डैम्प स्क्विब। अ डैम्प स्क्विब, डैम्प स्क्विब वैसे डैम्प का मतलब तो गीला होता है, दलदल कोई चीज होती है उसे कहते हैं गीला वगैरह, उसे कहते हैं डैम्प। और स्क्विब, स्क्विब जैसे मान लो फुलझड़ी वगैरह होती है ना, तो आप कह रहे हो ऐसी फुलझड़ी जिसपे नमी नमी आ गई है, तो वो जैसे फटाका है मान लो और वो फुस हो जाएगा, आप इसको कह सकते हो हिंदी में सही सही कहते फुस फटाका। जो ऐसा पटाखा आप लेके आए मार्केट से, जो आपने उस पे क्या आग लगाई, आग लगाते ही क्या हो गया, बिल्कुल फुस हो गया, वो बजा ही नहीं। तो एक या फूटा ढोल कह दो, ठीक है ना। अब फूटा ढोल कैसे बजेगा, या ऐसा जो कौन सा स्क्विब है, मतलब ऐसा जो फुलझड़ी है जो चल ही नहीं रही, ऐसा पटाखा जो कोई काम का नहीं, निरर्थक है। डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट ऑब्वियसली माना जा सकता है। रेनी वेदर नहीं आएगा, अब बम ब्लास्ट नहीं कहोगे। और ट्रैवल इन रॉकेट, रॉकेट में कोई ट्रैवलिंग के अर्थ में आता नहीं है डैम्प स्क्विब। कौन सा वर्ड है इसमें आपका, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट का मतलब हो गया कि ऐसा रिजल्ट जो आपको क्या करता है, उदास करता है, जो आपको अंततः क्या करता है, उदास करेगा। जैसे हम कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो आपने पहले तो बहुत ज़्यादा आपने क्या करा, एफर्ट किया, बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप गए और आपने फटाखा छोड़ने की बात करे, बहुत सारे भीड़ लग रही और वो फुस निकल जाए, ऑब्वियसली आपको क्या डिसअपॉइंट होंगे, आप नाराज होंगे, आप दुखी फील करोगे। तो डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आपका आंसर बनेगा अ डैम्प स्क्विब का, ठीक है। चलिए, ओके। एंड इन स्मोक कहते हैं इडियोमेटिक वे में, और कहना चाहो तो एंड इन स्मोक, बात धुएं में उड़ गई, बिल्कुल कुछ नहीं मिला। एंड इन फियास्को कहते हैं, एंड इन फियास्को भी कह सकते हो, एंड इन स्मोक भी कह सकते हो, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आपका वर्ड क्या है, ईडियम। दो ईडियम आती हैं आपके ईडियम्स। नेक्स्ट देखो क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव्स, यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है आपका, तो इनमें से क्या बनेगा देखो, अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर्स आर अलाउड टू स्टॉप देयर यूजुअल वर्क इन ऑर्डर टू स्टडी और ट्रैवल। आप कह रहे हो कि ऐसा जो पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा समय जब कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह के जो टीचर्स वगैरह होते हैं, जनरली उन्हें परमिशन मिलती है कि आप अब क्या कर सकते हो, सबैटिकल पर जा सकते हो, आप अब क्या कर सकते हो, छुट्टी पर जा सकते हो, स्टडी करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि टीचर्स और कॉलेज के प्रोफेसर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्मचारी जनरली किसी भी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो लोग हैं, वो जनरली वो सबैटिकल पर जाते हैं, छुट्टी पर जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, वैकेशन नहीं होगा इसमें, हॉलीडे और लिबर्टी नहीं, इसका वर्ड है सबैटिकल। तो सबैटिकल वो पीरियड होता है जहां पर आप क्या करते हो, सबैटिकल को वन वर्ड के याद करने के लिए अच्छा इसका ट्रिक्स बनती है सबैटिकल की, सब बातें हम कल करेंगे, आज हमारी छुट्टी है। तो सबैटिकल उस अर्थ में आता है, तो छुट्टी के रूप में, अवकाश के रूप में आप इसे कह सकते हो। विशेषकर किसी डिपार्टमेंट, किसी संस्था, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह में काम करने वाले कर्मचारी, जनरली आप छुट्टी के लिए, रिसर्च के लिए आप छुट्टी लेते हो। विशेष जैसे मान लो 2-3 साल की आपने स्टडी के लिए आपने लीव ले ली, तो उस लीव को क्या कहते हैं, सबैटिकल कहते हैं, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा जैसे आप गवर्नमेंट पोस्ट पर ऑलरेडी हैं, लेकिन 2-3 साल की आपने गैप लिया पढ़ाई के लिए, उसको भी हम सबैटिकल कहते हैं, ठीक है ना। अवकाश को कहा जाता है, छुट्टी, सामान्य अवकाश को कहते हैं सबैटिकल। अगला वन वर्ड देखो, अ मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स। डेलीगेट्स की मीटिंग जो है वो क्या कहलाती है, कॉन्फ्रेंस कहोगे। कॉन्फ्रेंस नॉर्मली सभा होती है जिसे हम कहते हैं कौन सा, कांग्रेगेशन का मतलब होता है जो धार्मिक सभा होती है, उसे कहा जाता है, धार्मिक सभा को कहते हैं कांग्रेस। तो कौन सी कांग्रेस बन जाएगा। और क्लैग, क्लैग नहीं, क्लैक होता है, ये क्या होता है, क्लैक होता है, क्या होता है, क्लैक होता है, ना कि क्लैग होता है, ठीक है। स्पेलिंग होती है क्लैक, QUE होता है क्लैक। तो कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब होता है अ मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स, लोगों का जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं उनके जो सभा होती है, उन सभा को मीटिंग वगैरह को कहा जाता है, क्या कहोगे, कांग्रेस कहते हैं, ठीक है ना। क्लैक, क्लैक कौन होते हैं, क्लैक भाड़े के सैनिक होते हैं, ठीक है ना। होता है ना, जैसे मान लो नेता बड़ लोग होते हैं, वो अपने समर्थक बुला लेते हैं, तो भाड़े के जो समर्थक होते हैं ना, तालियां बजाते हैं, पैसे लेकर के तालियां बजाने वाले जो लोग होते हैं, क्या कहलाते हैं, क्लैक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्लैक। तो कौन सा वर्ड है इसमें आपका, कांग्रेस। तो मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स का मतलब होता है कांग्रेस। अधिवेशन चलते थे ना कांग्रेस के, अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस वहां से वर्ड बन गया आपका।
अगला वर्ड देखते हैं क्या है। दो वन वर्ड आपके पूछे हैं। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, एक हमने पढ़ा स्पेलिंग टेस्ट, दो आते हैं एग्जाम में। एक हमने पहले पढ़ लिया था जो बंगलों से पूछा गया था। इसमें देखो फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या है, देखो मिडल, मिडल MIDDLE सही लिखा हुआ है, MIDDLE सही है। मिडल, मिडल स्टंप होता है। मिडल तो मध्य, मध्य कोई चीज़ होती है, दरमियान कोई चीज़ होती है, दरमियान, उनके दरमियान, तो मिडल। ओके, मडल, मडल भी सही है आपका, मडल। मड, मड आपका होता है कीचड़ आदि होता ही है। मडल, या मडल का मतलब गड़बड़ी करना होता है, मडल का मतलब गड़बड़ी कर दी आपने, अस्त व्यस्त कर दी चीज़ों को, मडल कर दिया आपने, कीचड़ आदि में किसी चीज़ को कर दिया तो मडल आपका बन गया। ठीक है ना। नोजिया, नोजिया की स्पेलिंग आपकी इसमें गलत है, नोजिया गलत। नोजिया की स्पेलिंग क्या होता है, नाउ करना है NAU और फिर सी लिखना है, SEA, सी समुद्र वाला सी, तो नाउ सी, ठीक है ना, NAU और SEA, नोजिया। नोजिया जो वॉमिट वगैरह उल्टी जैसा लगना जो होता है, मतली वगैरह जो आती है, उसे नोजिया कहते हैं। तो नोजिया की स्पेलिंग इसमें गलत है। नोटिकल की स्पेलिंग इसमें सही लिखी हुई। नाव आपने लिख दिया TI और CAL, नोटिकल आपने सही लिखा है, नाविक से संबंधित, नाव से संबंधित, नोटिकल वर्ड आपका सही है। ठीक है ना, नोजिया इसमें वर्ड गलत है, तो NAUSEA। स्पेलिंग टेस्ट इसी तरीके से तोड़ के ही आपको याद करनी है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 95। टोटल क्वेश्चन 25 आपके बनते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। एक क्वेश्चन आपको पता है कि इनडायरेक्ट स्पीच का पूछेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछेगा। देखो क्या है, स्प्रिंटर द्युति चंद सैड, कुछ भी नाम आ सकता है इसकी जगह, कुछ भी नाम आपको पता होना कोई जरूरी नहीं है, वैसे पता कर लो, स्प्रिंटर है ये। स्प्रिंटर द्युति चंद सैड, सैड मीन्स पास्ट में दे रखा है, और आगे क्या कर रखा है, हैव प्लस आपने वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म ले रखी है, थर्ड फॉर्म। तो पास्ट टेंस है और हैव थर्ड फॉर्म, इसका मतलब हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगा। हेड प्लस थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, आपके सेकंड में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें आपका हैव आ रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। C और D तो ऑप्शन ही कट गए। फिर आपको पता है कि आई लिखा हुआ है, आई को तो हमें इसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ आई तो आपका ऑलरेडी आया हुआ है, ये तो होगा नहीं, तो बचा कौन सा ऑप्शन, आपका फर्स्ट ऑप्शन बना। इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं, फटाफट को इस तरीके से करते हैं। बाकी आप इसको आप समझ के देखोगे तो क्या बनेगा, स्प्रिंटर द्युति चंद, ठीक है ना। फिर आपने सैड की जगह सैड ही रखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था तो सैड की जगह सैड ही रख सकते हो। ऑब्जेक्ट मानते हो तो आप टोल्ड कर सकते हो, अन्यथा टोल्ड नहीं करते हैं। दैट आपने कनेक्टर लगा दिया, आई को आपने द्युति चंद की तरह सी में कन्वर्ट कर दिया, और हैव ऑलवेज वांटेड की जगह आपने हैड ऑलवेज वांटेड कर दिया। प्रेजेंट का परफेक्ट होता है तो पास्ट के परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वांटेड टू जॉइन पॉलिटिक्स, और सिंस चाइल्डहुड आपने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है, ओके। चलो देखो नेक्स्ट क्या है आपका वर्ड, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट में आप यदि आपको इंप्रूवमेंट नहीं लगता है तो इसमें नो इंप्रूवमेंट करना है, अन्यथा सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, शी इज रिजेंबलिंग टू हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी से उसकी शक्ल मिलती है, आप ये कहना चाह रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो रिजेंबल के साथ कोई भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता। रिजेंबल के साथ कभी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है वो नहीं होता जब वो वर्ब की तरह काम करती है। रिजेंबलेंस एज ए नाउन आता है तो टू जरूर लगता है, रिजेंबलेंस टू होता है जब वो नाउन की तरह काम करती है। अन्यथा वर्ब जो है रिजेंबल, आप उसमें टू या विद का प्रपोजिशन नहीं, प्रपोजिशन कोई भी हो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मेजर जो इसकी रिजेंबल की खास बात है, ये स्टैटिव वर्ब है। स्टैटिव वर्ब आपको बताओ वे वर्ब होती है जिनको आप आईएनजी फॉर्म में उसके मूल अर्थ में यूज नहीं कर सकते, अर्थ बदलते हो तो बात अलग है, बाकी उसके मूल अर्थ में आप कभी भी स्टैटिव वर्ब को है वो यूज नहीं कर सकते। तो आप इज रिजेंबलिंग नहीं कहोगे तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट का सिंपल टेंस यूज करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सी रिजेंबल्स, क्या कहोगे, सी रिजेंबल्स हर ग्रैंड मदर, कि उसकी दादी से उसकी क्या करती है, शक्ल मिलती है। शक्ल मिलने को आप टेक आफ्टर भी कहते हैं, लेकिन आप ऐसा भी कह सकते हो टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है शक्ल मिलना, क्या होता है, शक्ल मिलना कहते हैं। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, और टेक आफ्टर होता है शक्ल मिलना। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा आपका, रिजेंबल्स, क्या बनेगा, रिजेंबल्स, आपका सेकंड आंसर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका क्या है, पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव। देखो एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। देखो टिया हैज सॉर्टेड आउट द प्रॉब्लम, बहुत इजी है। देखो हैज
सॉर्टेड है तो हैज बीन सॉर्टेड होगा, हैज बीन सॉर्टेड। आपको पता है कि टेंस हम बदल नहीं सकते, एक्टिव पैसिव में नहीं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आप टेंस बदलते हो। एक्टिव पैसिव में एज इट इज सेम टेंस आता है, हैज है तो हैज ही होगा, हैड हम कर नहीं सकते। अब हैज सॉर्टेड तो ये तो एक्टिव ही होगा, ये ऑप्शन बनेगा नहीं, और हेड वाला ऑप्शन बनेगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड वाला। द प्रॉब्लम हैज बीन सॉर्टेड आउट बाय टिया। बहुत इजी, एक आसान आपका है। पॉकेट के मार्क्स होते हैं एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले, बहुत इजी होते हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 98। फिर आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है, दो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं, दो ही एरर वाले आते हैं, दो ही फिल इन द ब्लैंक्स के आते हैं। देखो, आई कैंट अंडरस्टैंड वाई हैव यू हेल्प हर सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस के बीच में जब भी कभी इस तरीके से WH वर्ड वगैरह लगाते हैं तो उस कंडीशन में वो क्या WH वर्ड वहाँ पे कंजंक्शन का काम करता है। और ऐसी कंडीशन में जो ये जो वर्ड बना रहे हैं इसमें आप इन्वर्जन आप नहीं कर सकते क्योंकि क्लॉज है, और क्लॉज में आप इन्वर्जन नहीं करोगे। क्लॉज जब किसी सेंटेंस का पार्ट बनेगा उसमें इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, मतलब आप वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं कर सकते, ठीक है, वर्ब को आपको सब्जेक्ट के बाद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके SSC के पुराने प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन से दिया, आप पे देखते हो बार 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 ये रूल पूछा जाता है, हर दूसरे तीसरे पेपर में आता ही रहता है ये। तो क्या करना है यहाँ पर आपको, वाई हैव यू हेल्प की जगह क्या करना पड़ेगा, आपको वाई लिख दिया कंजंक्शन के रूप में, यू को आपको पहले करना पड़ेगा और हैव को आप में बाद में करना पड़ेगा। तो ऐसा किस में है, देखो वाई यू हेल्प्ड, हैव को हटा नहीं सकते तो पहला ऑप्शन बनेगा नहीं, वाई यू हैव ये ऑप्शन तो बनेगा नहीं, वाई यू हैव हेल्प पर माना जा सकता है, डू का यूज हम क्यों करें वो तो परफेक्ट में लिखा हुआ है, इंप्रूवमेंट हमें करना पड़ेगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, आपका बी ऑप्शन है, वाई यू हैव हेल्प पर सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको पता होना चाहिए कि हेल्प के बाद में जब ऑब्जेक्ट आता है तो हमेशा बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का इस्तेमाल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। तो सही है ये बेयर इन्फिनेटिव वर्ब आपकी सॉल्व करेक्ट है हेल्प के बाद। चलिए देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका देखो 99 नंबर क्वेश्चन, आपका PQRS जिसे हम कहते हैं, या पैराजम्बल्ड जिसे आप कहते हो, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं। ये आपका सेंटेंस है जो रीअरेंजमेंट करने के लिए बोला है। देखिए क्या है, देखो सेंटेंस, रिलीजन हैज बीन यूज्ड, आप कह रहे हो कि धर्म जो है वो यूज हुआ है, हैज बीन यूज्ड पैसिव वॉइस है कि रिलीजन को यूज किया गया है किसमें, बोथ एज ए वेपन ऑफ आइसोलेशन टू डल अवेयरनेस, आप ए को बी फॉलो नहीं कर सकता, आइसोलेशन अबाउट रियल प्रॉब्लम्स कह नहीं सकते, क्या कहोगे, बोथ एज अ वेपन ऑफ आइसोलेशन एंड एज मॉर्फिन। देखो एज ए मॉर्फिन, देखो एज के साथ आपको एज वापस आपने यूज कर लिया, और बोथ के बाद क्या आता है, एंड आता है। इसका मतलब आपको करना क्या है कि ए के बाद में डी आएगा, ए के बाद में डी आ रहा है, और पहला क्या आएगा, देखो रिलीजन हैज बीन यूज्ड, ठीक है ना, बोथ एज अ वेपन, बोथ एज ए वेपन, ऑब्वियसली पहला आपको क्या करना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा। फर्स्ट वन आपने क्या ले लिया, ए ले लिया। ए कैसे लिया कि बोथ एज ए वेपन ऑफ आइसोलेशन एंड एज मॉर्फिन, तो ऑब्वियसली आपने ए लिया, और ए के बाद आप क्या लोगे, डी लोगे, डी कौन सा वाला, आपके एंड एज मॉर्फिन। फिर आप क्या करें, मॉर्फिन, फिर क्या कहोगे सेंटेंस, मॉर्फिन टू डल अवेयरनेस अबाउट रियल प्रॉब्लम्स लाइक एजुकेशन हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। रियल प्रॉब्लम ऑब्वियसली लास्ट में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी लास्ट में आ रहा है, पहला ए डी और बीच में क्या होगा, बी, तो बी आ जाएगा और लास्ट में क्या आएगा, सी, तो ए डी बी सी। तो ए डी बी सी के हिसाब से आप पढ़ के देखो एक बार कि रिलीजन हैज बीन यूज्ड, कहोगे बोथ एज ए वेपन ऑफ आइसोलेशन एंड एज मॉर्फिन, ठीक है ना, टू डल अवेयरनेस अबाउट रियल प्रॉब्लम्स लाइक एजुकेशन हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। इस अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन है, ए डी बी सी, कौन से ऑप्शन में है आपके, सेकंड ऑप्शन में आपका आ रहा है ए डी बी सी। क्या कहना चाह रहे हो कि धर्म जो है उसका जो यूज है वो किया गया है किसमें, दोनों चीजों में। एक तो चीज क्या है कि बहुत ऐसा आइसोलेशन के अलगा, आइसोलेशन में अलगाववाद, अलगाव या अलगाव रहना, आइसोलेशन आपने पढ़ाई है वर्ड, ठीक है ना, आइसोलेशन अलग करना, पृथक करना, किसी को एकांकी बनाना,
या अलगाव करना, आपके अलगाववादियों के लिए भी एक हथियार के रूप में धर्म का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। वहीं दूसरी ओर क्या हुआ है, एंड मॉर्फिन, मॉर्फिन का मतलब होता है दर्दनाक जो दर्द निवारक जो कौन सी औषधि होती है, अफीम वगैरह आप कह सकते हो। तो दर्द निवारक जो मॉर्फिन है वो किसके लिए हुए, मॉर्फिन टू डल अवेयरनेस, ठीक है ना, अबाउट रियल प्रॉब्लम्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। आप ये कहना चाह रहे हो कि एजुकेशन, हेल्थ और जो एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, कि आप शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे आप बेरोजगारी की बात करें, मतलब रोजगार के अवसर पैदा करने की बात करें, तो उन सब के लिए भी आपको एक नशे की तरह काम आया है कौन, रिलीजन। रिलीजन से आप दो तरफा बात बता सकते हो, या तो आप लोगों को धर्म के अंदर बांध करके उन्हें अलगाववादी सिखा सकते हो, उनको अलगाववादियों के हथियार के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो, या आप लोगों की क्या एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट की बात है वो आप कर सकते हो, उनकी समस्याओं को आप दूर करने के लिए आप मॉर्फिन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कौन सा बनेगा, ADBC। इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको अरेंजमेंट, इस पैराग्राफ को आपको यूज करना है। क्लियर है, चलिए देखो नेक्स्ट क्या है। देखो लास्ट क्वेश्चन आपके इसका, कि एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ दिस सेंचुरी हैज बीन हैज मीन्ड ग्रेटर पॉलिटिकल पावर। ये तो आखिरी है, आपने फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, फर्स्ट हो गया, ये आखिरी हो गया। अब देखो, एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ दिस सेंचुरी हैज बीन लिविंग कंडीशंस ऑफ द, नहीं, ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन, ये भी नहीं आएगा। तो या क्या आएगा आप यहाँ पर, द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इनकम। देखो क्या बनेगा, एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ दिस सेंचुरी हैज बीन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इनकम एंड, अब आपने यहाँ पर क्या लिखा है, एंड लिखा है, एंड लिविंग कंडीशन, क्या लिविंग कंडीशन ऑफ द, किसकी लिविंग कंडीशन किसकी हो रही है, ऑफ द वर्किंग मैन, लीडिंग टू greater security and education which has meant greater political power। ये होना चाहिए। देखो क्या होना चाहिए, पहला कि an outstanding feature of this century has been the improvement of the income and living condition of the working man। आप ये कहना चाह रहे हो कि इस शताब्दी की एक मुख्य क्या फीचर ये रहा है, मुख्य विशेषता ये रही है कि जो भी वर्किंग मैन है, जो वर्किंग मैन है, ठीक है, उनकी जो क्या है, उनके इनकम में जो ग्रोथ हुई है, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग कंडीशन है, उसमें जो इम्प्रूवमेंट आया है, ठीक है ना, वो क्या कंडीशन ऑफ द ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन, उसको ग्रेटर सिक्योरिटी मिली है, एजुकेशन उनका मिला है, ठीक है, वर्किंग मैन लीडिंग टू ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन विच हैज मीन्ड ग्रेटर पॉलिटिकल पावर। आप कह रहे हो कि इससे क्या हुआ है कि आज देखो इसको एक बार हम इसको कंडीशन को सही बिठा के देख लेते हैं। देखो फर्स्ट वन ये हो गया, फिर उसके बाद आपको क्या कहना है, कौन सा बनेगा, द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इनकम, कौन सा बनेगा, बी बन रहा है, ठीक है, द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इनकम एंड लिविंग कंडीशन ऑफ, इसका मतलब बी के बाद ए आएगा, ए के बाद आप क्या कहना चाह रहे हो, डी आएगा, वर्किंग मैन, डी बन रहा है, और डी के बाद क्या बनेगा, BAD। तो आखिर कौन सा बन गया, सी बन गया, ठीक है ना, और आपका आखिरी वर्ड आपका ये बन ही रहा है। तो BADC, BADC कौन से ऑप्शन में है, आपके सी ऑप्शन में है BADC। देखो किस तरह आप इसको पढ़ के देखो एक बार, कि एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ दिस सेंचुरी हैज बीन the improvement of the income and living conditions of the working man leading to great security and education which has meant greater political power। क्या मतलब हुआ है सेंटेंस का, कि आपके इस शताब्दी का जो आपका फीचर रहा है, इस शताब्दी का मुख्य जो फीचर रहा है, उसमें क्या हुआ है कि लोगों की जो इनकम है, वो व्यक्ति की जो इनकम है वो आपकी बड़ी है, ठीक है ना, साथ ही साथ उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग कंडीशन है, वो भी आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, किसका, जो वर्किंग मैन होते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, काम करे, लीडिंग टू किसमें, ग्रेटर सिक्योरिटी, उन्हें सिक्योरिटी फील हो रही है, एजुकेशन भी उन्हें मिला है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इज विच हैज मीन्ड, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति में पॉलिटिकल पावर है वो बड़ी है, लोगों की राजनीतिक समझ बड़ी है, राजनीतिक पावर है वो लोगों की बड़ी है, क्योंकि उनका एजुकेशन सुधरा है, उनका सिक्योरिटी उन्हें मिली है, ठीक है ना, और उनकी क्या
लिविंग स्टैंडर्ड उनका बढ़ा है, उनकी इनकम बढ़ी है, इस वजह से उन्हें ग्रेटर पावर की बात कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? BADC। ठीक है ना। आप ग्रामर से क्या कर सकते हो, ग्रामर भी आप इसमें देख सकते हो। देखो क्या इसमें आर्टिकल द लगा रखा है, यहाँ पर द है, इसका मतलब कोई नाउन होगा। तो आपको एक के पीछे एक आखिरी हो नहीं सकता, आपका ए आखिरी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन आपका डी कट रहा है। ठीक है, क्योंकि आखिरी हो नहीं सकता, क्योंकि आपने इसके बाद द के बाद नाउन चाहिए आपको, द के बाद वापस द आपका आ नहीं सकता, द के बाद वापस ए नहीं आएगा, तो ए के पीछे बी नहीं आएगा, ए के पीछे बी वैसे भी ऑप्शन में आपका है नहीं। ठीक है, फिर आप देख सकते हो, देखो द है तो द ग्रेटर सिक्योरिटी हो सकता है, लेकिन द ग्रेटर सिक्योरिटी कहोगे, कंडीशन ऑफ द ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन विच कहोगे तो विच वर्किंग मैन आएगा नहीं। तो और किसकी बात कर रहा है? वर्किंग मैन की, तो डी आएगा ऑब्वियसली। तो एक के साथ डी आएगा, एक के साथ डी कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में आपका बन रहा है। इस तरीके से आपने यहाँ इंप्रूवमेंट ऑफ द इनकम और फिर आपने एंड लिख दिया। एंड आप कह रहे हो तो फिर आपने सिक्योर ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन, दो बार एंड लगाओगे नहीं, पहले कोमा लगा के फिर एंड लगाओगे, इसका मतलब आपको बी के पीछे सी नहीं आएगा। बी के पीछे सी आपके ऑप्शन फर्स्ट में है, ये ऑप्शन गलत बन गया, इस तरीके से गलत हो गया। तो इसका मतलब आपको इसके पीछे क्या जोड़ना पड़ेगा? बचेगा कौन आपका ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन बचेगा यहाँ पर? इनकम एंड लिविंग स्टैंड कंडीशंस आपका बच जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बी के बाद में ए आएगा। तो बी के बाद ए कौन से ऑप्शन में आ रहा है? आपके सी के, और सी ऑप्शन में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इनके ऊपर आप ग्रामेटिकली भी इसको चेक कर सकते हो। बेटर तरीका होता है कि आप ग्रामर से इनको चेक करिएगा, और ग्रामर ऑप्शन यदि आपके पास आपको नहीं पता कि कैसे करना है, तो आप उसका मीनिंग यदि आपको आता है हिंदी अर्थ में, तो उस अर्थ में भी आप इसे सेलेक्ट है वो कर सकते हैं। थोड़ी एक लंबी प्रैक्टिस के बाद हो जाता है इनको। ठीक है ना। तो टोटल आपके 100 जो 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, वो इस तरीके से पूछे हैं। देखिए इसमें एक चीज़ जो क्लॉज टेस्ट हमने नहीं किया, देखो बाकी सारे हमने क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। इन 25 क्वेश्चंस में से बाकी सब हम डिस्कस कर चुके हैं। शुरुआती जो हमने छोड़ा था क्या? क्लॉज टेस्ट। देख लो क्लॉज टेस्ट में भी क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 आपके क्लॉज टेस्ट की बात करें, देखो क्या लिखा हुआ है। राइट फ्रॉम द ऑफिस प्राइम मिनिस्टरशिप इन 2014 मोदी हैज मेड एफर्ट्स टू रीच आउट टू द इंडियन कम्युनिटी अब्रोड। क्या कहना चाह रहा है? आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री के शुरुआती जो दौर से ही बहुत ही शुरुआती दौर से प्रधानमंत्री की जो बनने की जो प्रक्रिया चली है उनकी 2014 में, ठीक है ना, तब से ही मोदी जी का क्या है, ये उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं, मिलकर के कोई एफर्ट्स किए हैं, जिससे क्या हुआ है, क्या टू रीच आउट ऑफ द इंडियन कम्युनिटी अब्रोड। आप कह रहे हो कि शुरुआत से ही, जब से मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में वो आगे आए हैं, प्रधानमंत्री जब से बने हैं, तब से विदेशी जो भारतीय नागरिक हैं उनको वो एक मंच पर लाने और उनको वो उनसे मिलने जोल में वो उन्होंने क्या किया है, काफ़ी काम किया है इसके लिए। तो क्या कहोगे? राइट फ्रॉम द इंसेप्शन कहोगे, बिगिनिंग कहोगे, स्टार्टिंग कहोगे, या कमेंसमेंट कहोगे? ऑब्वियसली इंसेप्शन तो ऑब्वियसली किसी की शुरुआत करनी होती है, प्रारंभ करना होता है, उस अर्थ में आता है। किसी नए बिजनेस वगैरह की शुरुआत करते हैं तब आप कहते हो इस तरीके। स्टार्टिंग बनेगा नहीं, कमेंसमेंट भी किसी की स्थापना करना हो, एस्टेब्लिश करने की चीज़ है, उसमें आता है। तो ऑब्वियसली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपका फिक्स फ्रेज बनता है। तो यहाँ पे आपको कहना पड़ेगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप इन 2014 मोदी हैज़ मेड, मोदी हैज़ मेड कौन से एफर्ट, एफर्ट कौन से किए हैं? देखो मोदी जी ने कौन से एफर्ट्स, कौन से? इनफ एफर्ट, इमेंस एफर्ट, कौन से? इमेंस और इनफ एक ही बात है, एडेक्वेट भी पर्याप्त के अर्थ में आता है, तो तीनों का मतलब तो सेम ही हुआ। कंसर्टेड, कंसर्टेड का मतलब होता है मिला जुला, सब मिल करके, सब साथ में मिल करके लगातार किसी चीज को आप प्रयास करते हो, एफर्ट करते हो, लेकिन उस परसिवरेंस को क्या कहा जाता है? कंसर्टेड। तो आप कहोगे कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यहाँ क्या बनेगा कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग of the prime ministership in 2014 Modi has made concerted, ठीक है, efforts to reach out to the Indian community abroad। आप कह रहे हो कि मोदी जी ने अपने शुरुआती प्रधानमंत्री के जो कौन से कार्यभार था या कार्यभार संभालते ही या उस समय के दौरान से ही उन्होंने विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक के बाहर रह रहे हैं उनको एक मंच पे लाने या उनसे उनसे मिलने का या उनसे जो एक रिश्ता बनाने के एफर्ट्स हैं वो उन्होंने शुरुआत से ही करा है, ताकि उन्हें मिलजुल करके साथ में रहे। तो मिलजुल करके कोई चीज़ बनाना उसे कंसर्टेड कहा जाता है। देखो आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है आगे। देखो दीज एफर्ट्स पेड रिच डिविडेंड्स
This Sunday, when Modi's to the Indian American community in Houston turned out to be a mega event with President Trump. क्या कहना चाह रहे हो? ये जो उनके प्रयास हैं, ये उनके प्रयास हैं जो कब सफलता में बदले? These efforts paid rich dividends. These efforts paid rich dividends का मतलब है उनके द्वारा किए गए ये जो प्रयास है, उनके द्वारा किए गए मिले जुली जो प्रयास उनके रहे हैं, उन प्रयासों से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, या ये उसका नतीजा होता है, उसका रिजल्ट उन्हें कहाँ मिलता है? क्या इस संडे को उन्हें उसका रिजल्ट मिला है? क्या मिला है? वैन मोदीज टू इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, मोदीज क्या कहोगे? मोदीज एड्रेस टू द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, स्पीच, लेक्चर या लैंग्वेज, एड्रेस कहोगे। क्या कहोगे? एड्रेस। एड्रेस का मतलब, एड्रेस के बाद टू आता है जब वो नाउन की तरह काम करता है, तब आप कह रहे हो कि मोदीज एड्रेस टू द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी इन ह्यूस्टन। आप कहना चाह रहे हो कि प्रधानमंत्री कौन से प्रेसिडेंट जो ट्रंप है, उनके साथ ह्यूस्टन के अंदर होने वाले जो मेगा इवेंट जो हुआ था ह्यूस्टन के अंदर, उसके अंदर जितना भी आपके मोदी जी ने प्रयास किया था उसकी झलक है वो वहां पे देखने को मिलती है, जहाँ लाखों लोग क्या है उमड़ पड़े और वहां पर आकर के उस जो कॉन्फ्रेंस है या कह सकते हो मेगा इवेंट है, उसको लोगों ने क्या है वो वहां अटेंड किया। ठीक है ना? तो उनके द्वारा किए गए प्रयास हैं वो वहां पे देखने को मिलते हैं, जहां ह्यूस्टन के अंदर इन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आपस में जो मिल करके जो प्रोग्राम किया था। तो यहाँ पे हमें कहना पड़ेगा एड्रेस किया, मोदीज एड्रेस टू इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है। इट ऑल्सो कम्स एट अ टाइम, इट ऑल्सो कम्स एट अ टाइम, ये बात तब आगे आती है कब? ये उस दौरान या उस दौर में ये बात जब आगे आती है जब क्या कर रहा है? पाकिस्तान हैज बीन ट्राइंग हार्ड टू अप इंटरनेशनल सपोर्ट। आप कह रहे हो कि ये उस दौरान ये बात होती है जब पाकिस्तान इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो इंटरनेशनल सपोर्ट है वो हासिल करे, किसके विरुद्ध? इंडिया के विरुद्ध। क्यों? सपोर्ट टू इंडियाज मूव टू अब्रोगेट या स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप कहना चाह रहे हो ये वाली चीज़ और ये जो ह्यूस्टन में जो प्रोग्राम हुआ था ये उस दौरान हुआ जब क्या पाकिस्तान इस ये कोशिश में लगा हुआ था कि इंडिया को वो क्या करे, उसके घेरे में लाए, किसमें? इंटरनेशनल जो सपोर्ट वो हासिल करे और इंडिया को घेर लें। किस किस मुद्दे पर? कि इंडिया ने क्या किया है, जो जम्मू एंड कश्मीर में जो स्पेशल जो स्टेटस मिला हुआ था जम्मू कश्मीर का, वो धारा है 370, वो उन्होंने अब्रोगेट कर दी। लेकिन अब्रोगेट का मतलब होता है खत्म करना, निरस्त करना। जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का वो निरस्त कर लिया, और उसके इस इंडिया के इस मूवमेंट के खिलाफ क्या है, मूव के खिलाफ पाकिस्तान है वो विश्व बिरादरी से क्या है उनका क्या सपोर्ट है वो लेने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कहोगे यहाँ पर कि इट ऑल्सो कम्स एट अ टाइम व्हेन पाकिस्तान हैज बीन ट्राइंग हार्ड टू ड्रॉ अप इंटरनेशनल सपोर्ट, ड्रम अप इंटरनेशनल सपोर्ट, टेक अप या पुल अप। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ड्रम अप कहना पड़ेगा। ड्रम अप का मतलब होता है कि आप सेखी बगाड़ना चाह रहे हो, आप ढोल पीटना कहना, आप उस सेंस में समझ सकते हो कि वो ढिंडोरा पीट रहा है, इस अर्थ में कह सकते हो कि पाकिस्तान ये ढिंडोरा पीट रहा है जगह जगह पर कि इंडिया ने क्या कर दिया कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल जो उनका स्टेटस है वो खत्म कर दिया, इसके लिए विश्व बिरादरी को इकट्ठा कर रहा है। तो ढिंडोरा पीटने के अर्थ में आप कह सकते हो वो लोगों को ढिंडोरा पीट पीट के लोगों को अपना सपोर्ट गेन कर रहा है, तो उस अर्थ में ड्रम अप कहा जाता है, उस अर्थ में क्या कहोगे? ड्रम अप कहा जाता है। तो अब इंटरनेशनल सपोर्ट टू टू क्या करना है? टू फेल इंडियाज मूव, टू डिटर इंडियाज मूव, टू काउंटर इंडियाज मूव या एड। ऑब्वियसली काउंटर करना, काउंटर करने का मतलब है उसका विरोध करना, या जो कह रहा है इंडिया को घेर लेने के अर्थ में आप कहना चाह रहे हो। तो कौन सा आएगा इसमें? काउंटर आएगा। क्लियर है? तो यदि इस पूरे पैराग्राफ को आप पैसेज को यदि हम पढ़ें तो 5 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। रीडिंग हैबिट जितनी बढ़ाओगे उतने ये सही हो जाएंगे। एक बार हम रिपीट करते हैं, देखो। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप in 2014, Modi has made concerted efforts to reach out to the Indian community abroad. These efforts paid rich dividends this Sunday when Modi's address to the Indian American community in Houston turned out to be a mega event with President Trump. It also comes at a time when Pakistan has been trying too hard to क्या कहोगे? टू, इसके पहले हमने क्या ऑप्शन लिया था? टू ड्रम अप, ओके सॉरी, ड्रम अप इंटरनेशनल सपोर्ट टू
काउंटर इंडियाज मूव टू अब्रोगेट स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है ना? आप पूरे के सारांश यदि निकालें, पूरे की यदि आपको प्रेस ही करने के लिए दे दिया जाए तो आप क्या कहोगे कि मोदी जी शुरुआत से ही मोदी जी के जो प्रयास रहे हैं कि विश्व बिरादरी को वो एक जगह पर लेके आए, जो भारतीय बाहर जो काम कर रहे हैं उनको एक जगह पर लाना उनका मकसद रहा है। और ये चीज़ उनके जो जितने भी प्रयास रहा है, ये प्रयास उस समय देखने को मिलता है जब ह्यूस्टन के अंदर एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होता है। उसके अंदर रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, इंडिया के जो ऐसे व्यक्ति जो बाहर रहते हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनका सपोर्ट है वो हम ले सकते हैं। ठीक है ना? और फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो इवेंट हुआ उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ उस समय जमा हुई जब क्या इंडिया ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया कि जम्मू कश्मीर को क्या स्टेटस ही आपने क्या कर दिया था, वापस ले लिया था, स्पेशल स्टेटस वापस ले लिया, उसका निरस्त कर लिया 370 को। और उस दौरान ऐसा हुआ और पाकिस्तान विश्व बिरादरी को इकट्ठा करने में लगा हुआ था कि इंडिया को काउंटर किया जाए, इंडिया को यहाँ पर काउंटर अटैक किया जाए। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसकी समरी है वो कर सकते हो। क्लियर है? ओके ओके, तो डे बाय डे इसको करते जाओगे। हम हर संडे जो होने वाला जो पेपर आपका है, एक ऑनलाइन होगा, एक ऑफलाइन आपका पेपर होगा। ऑनलाइन जो आपका पेपर होगा वो उसका आंसर की उसी में आपको साथ साथ में आपको मिल जाएगी। इसकी जो आंसर की है वो आपको नेक्स्ट जो आपका संडे पेपर होगा उसमें आपको मिल जाएगी। ओके ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय।